हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर एस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों रीट की तैयारी हम आपको करवा रहे हैं, रीट सीरीज सॉल्यूशन 11, 1 और 2 के लिए। विषय है हमारा दोस्तों आज का पर्यावरण अध्ययन और टॉपिक है परिवेश के व्यवसाय। दोस्तों आपको इस वीडियो में वही क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो कि पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे पूछे जा सकते हैं। तो आप एक भी क्वेश्चन मिस ना कीजिएगा, वीडियो अंत तक देखिए। और उससे पहले आप आर एस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं। पहला है, बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है। बागवानी के लिए जो है कौन से प्रकार का जो उर्वरक होता है वो उपयोगी होता है। क्या वो यूरिया है, सोडियम फास्फेट है, डीएपी या वर्मी कंपोस्ट है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपका रीट लेवल 1 एग्जाम 2015 में पूछा गया था। तो बागवानी के लिए जो है दोस्तों उर्वरक होता है ऑप्शन नंबर 1 यूरिया। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए। अगला, राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है। राजस्थान के जो लोग हैं उनका मुख्य व्यवसाय क्या है। क्या वो खनन है, बेकरी है, मुर्गी पालन है या कृषि है। तो राजस्थान के लोग जो हैं दोस्तों सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, कृषि का व्यवसाय करते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। रीट लेवल 1 एग्जाम 2011 में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए। अगला, कपड़ों को पहनने योग्य वस्त्रों में परिवर्तित करने की कला या क्रिया क्या कहलाती है। कपड़ों को पहनने योग्य वस्त्रों में परिवर्तित करने की कला क्या कहलाती है दोस्तों। सिलाई कला, बागवानी कला, काशिकदारी या अंगुस्ताना। तो दोस्तों इसे कहते हैं हम सिलाई करना। सिलाई कला उसको कहते हैं कपड़ों को पहनने योग्य बनाने में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन पहला हो जाएगा। दोस्तों हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, एक भी क्वेश्चन मिस ना कीजिएगा। अगला, कपड़ों का नाप लेने में प्रयुक्त किया जाता है। जब टेलर जो है कपड़ों का नाप लेता है तो वो किस चीज़ का उपयोग करता है। तो ये करता है इंच टेप का, फीते का जो है उपयोग करता है जब कपड़ों का नाप जो है टेलर लेता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है, दो वस्त्रों को जोड़ने के लिए टांके का प्रयोग किया जाता है। दो वस्त्रों का जोड़ने के लिए जो है टांके का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा टांका होता है वो, ये होता है कच्चा टांका। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन पहला दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। कच्चा टांके का उपयोग जो है दो वस्त्रों को जोड़ने के लिए किया जाता है। अगला देखिए। दर्जी द्वारा कपड़ों की कटाई करने हेतु नाप कर चिन्ह लगाने हेतु प्रयुक्त खड़िया मिट्टी का बना उपकरण है। दर्जी द्वारा कपड़ों की कटाई करने हेतु नाप कर चिन्ह लगाने हेतु प्रयुक्त खड़िया मिट्टी का बना उपकरण है, उसे कहते हैं दोस्तों टेलर चौक। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। जब टेलर है वो कपड़ों की सिलाई करता है तो निशान लगाने के लिए वो टेलर चौक का उपयोग करता है। अगला देखिए, अंगुस्ताना क्या है। अंगुस्ताना क्या है। तो ये है दोस्तों आपका हाथ से सिलाई करते समय अंगुली में पहनने का उपकरण जो कहलाता है अंगुस्ताना। अंगुस्ताना है दोस्तों वह हाथ की उंगलियों को सिलाई मशीन से कटने या फटने से बचाता है, इसलिए उसको अंगुली में पहना जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन पहला इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, सिलाई करते वक्त आने वाले उपकरण कौन कौन से हैं। सिलाई करते वक्त जो है काम आने वाले उपकरण हैं आपके कैंची और उस्ताना उपयोग में लाए जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। इंच टेप व स्केल भी और टेलर चौक में मार्किंग व्हील भी, तीनों ही दोस्तों ये आने वाले उपकरण हैं। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उपरोक्त सभी। अगला देखिए, वस्त्रों पर एक साथ
कई तहों पर निशान लगाने के लिए काम में लिया जाता है। वस्त्रों पर एक साथ जब कई तहों पर निशान लगाया जाता है तो उसको निशान लगाने के लिए कौन सा उपकरण जो है उपयोग में लाया जाता है? तो ये लाया जाता है आपका मार्किंग व्हील। ऑप्शन तीसरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, अंगुस्ताने का आकार होता है। जो अंगुस्ताना होता है जो अंगुलियों में पहना जाता है ताकि जो सिलाई मशीन से उंगलियों की सुरक्षा की जा सके, तो उसका आकार होता है दोस्तों टोपीनुमा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन 4। अगला देखिए, फल फूल सब्जियों एवं औषधीय पादपों की कृषि का कार्य कहलाता है। फल फूल सब्जियों एवं औषधीय पादपों की जो कृषि होती है उसका कार्य कहलाता है, सबको पता है दोस्तों, बागवानी करना। ऑप्शन दूसरा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला है, बागवानी कार्य में पौधों के रोपण से पूर्व सर्वप्रथम किया जाने वाला कार्य है। बागवानी कार्य में पौधों के रोपण से पूर्व सर्वप्रथम किया जाने वाला कार्य है दोस्तों आपका मिट्टी तैयार करना। जब मिट्टी तैयार की जाएगी तभी तो पौधों का रोपण होगा, तो सबसे पहले किया जाता है मिट्टी का रोपण। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन 4। अगला, बीज बोने या पौधे लगाने के 15-20 दिन बाद खुरपी की सहायता से पौधों के आसपास की मिट्टी की थोड़ी थोड़ी खुदाई करना एवं अनावश्यक उग आई खरपतवार को हटाने की क्रिया क्या कहलाती है? जो खरपतवार आती है तो थोड़ी थोड़ी खुदाई करके उस जो खरपतवार को जो है हटा लिया जाता है, तो उसको हम कहते हैं निराई गुड़ाई। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन दूसरा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला है, बागवानी कार्य में गड्ढों में क्यारियों की गहराई कितनी रखनी चाहिए? जब हम बागवानी करते हैं तो गड्ढे बनाते हैं और क्यारियां बनाते हैं, तो उनकी गहराई कितनी रखनी चाहिए? तो रखनी चाहिए दोस्तों 1.5 फुट तक। 1.5 फुट तक जो है, ये मान लीजिए गमला है तो इसकी 1.5 फुट तक जो इसकी गहराई रखनी चाहिए दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है, बागवानी में काम आने वाले उपकरण कौन से हैं? बागवानी में काम आने वाले उपकरण कौन से हैं? तो यहाँ आपके कुदाली गैती भी, फावड़ा खुरपी खुरपा भी, गार्डन फोक, डेक फोक या खोड़ी भी जो है, तीनों ही दोस्तों बागवानी में काम आने वाले उपकरण हैं। तो उपरोक्त भी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। वाटिका निर्माण में सबसे पहले भूमि पर चूने से क्या किया जाता है? जब किसी वाटिका का निर्माण किया जाता है तो उसमें सबसे पहले भूमि पर चूने से रेखांकन किया जाता है दोस्तों। जब वाटिका का निर्माण हम करते हैं तो सबसे पहले हम रेखांकन करेंगे कि कहाँ पर क्या चीज़ लगानी है। तो ऑप्शन पहला दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। अगला, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों के क्या कहते हैं? एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों ये फसल की परिभाषा होती है, ऑप्शन पहला। ठीक है दोस्तों, उसको हम फसल कहेंगे। अगला है, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण होता है। फसल उगाने से पहले प्रथम चरण कौन सा होता है? मिट्टी की जुताई करना, बुआई करना, निराई गुड़ाई करना या थ्रेसिंग करना? तो फसल उगाने से पहले प्रथम चरण होता है दोस्तों मिट्टी की जुताई करना। मिट्टी को तैयार करना जो है दोस्तों फसल उगाने की प्रथम क्रिया होती है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन पहला। अगला, निम्न में से खरीफ की फसल कौन सी है? खरीफ की फसल आपको बतानी है दोस्तों। ज्वार बाजरा भी खरीफ की फसल है, दान तिल भी और मक्का मोट भी जो है आपकी खरीफ की फसलें। तो उपरोक्त भी दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4।
ठीक है। अगला, मटर कौन सी फसल है? मटर जो होती है कौन सी फसल है? रबी, खरीफ, जायद या इनमें से कोई नहीं। तो मटर जो होती है आपकी दोस्तों रबी की फसल होती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है, उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न होता है? उर्वरक जो होता है वो खाद से किस प्रकार भिन्न होता है? देखिए, उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, उर्वरक एक अकार्बनिक लवण होता है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है दोस्तों। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। बिल्कुल ठीक बात है दोस्तों। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, उर्वरक खाद से उपरोक्त सभी प्रकार से भिन्न है। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, वर्मी कंपोस्ट है। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? वर्मी कंपोस्ट होता है दोस्तों केंचुओं द्वारा तैयार की गई खाद। केंचुए द्वारा जो तैयार की गई खाद होती है उसको हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन 4। अगला, केंचुए द्वारा खाद तैयार करना क्या कहलाता है? केंचुए द्वारा खाद जो तैयार की जाती है उसको तैयार करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है वर्मी कल्चर। दोस्तों, वर्मी कल्चर उसको कहते हैं। अगला देखिए, एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाना क्या कहलाता है? एक फसल के बाद जब खेत में दूसरी किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाते हैं तो उसको हम कहते हैं दोस्तों फसल चक्रण। फसल का चक्रण कहते हैं जब एक खेत में एक के बाद एक दूसरी फसल उगाई जाती है तो उसको हम फसल चक्रण कहते हैं दोस्तों। ठीक है। अगला, फसलों में नाइट्रोजनीकरण स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य कौन करते हैं? तो ये करते हैं आपके राइजोबियम बैक्टीरिया। जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं आपके फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। ठीक है। व्याख्या देखिए, यह बैक्टीरिया जो है मटरकुल के पौधों तथा दलहनों आदि की जड़ों में पाया जाता है। जो राइजोबियम बैक्टीरिया दोस्तों वो मटरकुल और दलहनों आदि की जड़ों में पाया जाता है। अतः भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने हेतु दलहनी फसलें उगाई जाती हैं दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा राइजोबियम बैक्टीरिया। अगला देखिए, दरांती उपकरण किस काम आता है? जो दरांती होती है वो उपकरण होता है दोस्तों किस काम आता है? तो यह आता है आपका फसल कटाई में। जब फसलों की कटाई की जाती है दोस्तों तो उस समय दरांती उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों, एक भी क्वेश्चन मिस ना कीजिएगा। कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में दोस्तों। अगला, दाने को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? दानों को जब भूसे से अलग किया जाता है तो उनको क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों थ्रेसिंग, गहाई। क्या कहते हैं? थ्रेसिंग करना या गहाई करना। दोनों दानों को जब भूसे से अलग किया जाता है तो उसको थ्रेसिंग, गहाई कहते हैं दोस्तों। ठीक है। अगला, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक कौन सा है? नाइट्रोजन युक्त उर्वरक कौन सा है? तो दोस्तों सबको पता है यूरिया जो है आपका नाइट्रोजन युक्त उर्वरक होता है। ठीक है दोस्तों। अगला, कीटनाशी रसायन है। कीटनाशी रसायन होता है दोस्तों मैलाथियोन। ठीक है दोस्तों। कीटनाशी जो रसायन होता है आपका वो मैलाथियोन होता है। ऑप्शन तीसरा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला है, विश्व में सर्वाधिक पशुधन किस देश में है? विश्व में सर्वाधिक मात्रा में जो पशु होते हैं दोस्तों किस देश में पाए जाते हैं? तो सबको पता होना चाहिए दोस्तों भारत में। भारत में जो है विश्व में सर्वाधिक पशुधन की मात्रा पाई जाती है दोस्तों। ठीक है। अगला है, 2018-19 की पशु गणना के अनुसार
भारत में कुल कितने पशुधन हैं? 2018-19 की पशु गणना के अनुसार जो है भारत में कुल पशुधन है दोस्तों 53.68 करोड़। कितने हैं? 53.68 करोड़ जो है दोस्तों, और 2018-19 की पशु गणना के अनुसार भारत में कुल पशुधन है दोस्तों। ठीक है। अगला, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के अलावा कृषकों एवं भूमिहीनों के जीवन मापन का अन्य प्रमुख आधार क्या है? तो दोस्तों ये होता है पशुपालन। कृषि के अलावा दोस्तों जो देश के ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें पशुपालन अधिक मात्रा में किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला, देश का सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में है? देश का सर्वाधिक पशुधन जो है दोस्तों किस राज्य में है? ये है आपका उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा पशु पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन 4। अगला है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड जो है उसका संबंध किससे है? तो दोस्तों आपको बता दें, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का संबंध है दूध उत्पादन से। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये आ सकता है दोस्तों कि ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का संबंध आपका दूध उत्पादन से। अगला देखिए, पशुपालन का उद्देश्य क्या है? पशुपालन जो होते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है? तो उनका उद्देश्य होता है दोस्तों पशु उत्पाद प्राप्त करना, पशु जो उत्पाद होते हैं उनको प्राप्त करने, कृषकों के लिए आय का अतिरिक्त स्रोत विकसित करना, अतिरिक्त आय जिससे हो, कृषि आय कार्य हेतु पशु उपलब्ध कराना, कृषि कार्य के हेतु पशु उपलब्ध कराना भी पशुपालन का उद्देश्य होता है दोस्तों। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा 4th। अगला देखिए, पशुओं के लिए आवास होना चाहिए। पशुओं के लिए आवास दोस्तों कैसा होना चाहिए? तो होना चाहिए छतदार एवं रोशनदान युक्त, बिल्कुल ठीक है। ढलुआ होना चाहिए एवं सीमेंट कंक्रीट युक्त होना चाहिए। अपेक्षाकृत ऊंचा तथा हवादार एवं रोशन युक्त होना चाहिए दोस्तों। तो उपरोक्त सभी गुणों से युक्त ही होना चाहिए दोस्तों, ऑप्शन 4। अगला, पशुओं में होने वाला मुंह पका खुर पका रोग किसके कारण होता है? पशुओं में होने वाला मुंह पका खुर पका जो है रोग किसके कारण होता है? ये होता है आपका वायरस के द्वारा। जो वायरस होता है उसके द्वारा आपके पशुओं में होने वाला मुंह पका खुर पका रोग होता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है, ब्लू टंग रोग मुख्यतः किस पशु में होता है? जो ब्लू टंग रोग है आपका वो मुख्यतः किस पशु में होता है? जो ब्लू टंग होता है दोस्तों आपका बेड में होता है दोस्तों, याद रखिएगा। बेड जो है उसमें ज़्यादातर ब्लू टंग रोग होता है दोस्तों, याद रखिए। अगला है, राजस्थान में वर्ष 2019 की पशु गणना के अनुसार कुल पशु कितने हैं? तो ये आपके 5.68 करोड़। 5.68 करोड़ जो है राजस्थान में वर्ष 2019 की पशु गणना के अनुसार कुल पशु थे दोस्तों, याद रखिए। अगला, राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में पाया जाने वाला पशु कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में पाया जाने वाला पशु है आपका दोस्तों, याद रखिए ऑप्शन नंबर 3, बकरी। बकरी जो है सबसे ज़्यादा राजस्थान में पाई जाती है दोस्तों। अगला, देश में ऊंट सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो देश में ऊंट सर्वाधिक पाए जाते हैं, सबको पता होना चाहिए, राजस्थान में दोस्तों। ठीक है। अगला, राज्य में सर्वाधिक पशुधन वाला जिला कौन सा है? जो राजस्थान है उसमें सर्वाधिक पशुधन वाला जिला कौन सा है? तो ये आपका बाड़मेर। बाड़मेर जो है दोस्तों आपका राज्य में सर्वाधिक पशुधन वाला जिला है दोस्तों, याद रखिए। अगला, राजस्थान में
सर्वाधिक मुर्गियां कहाँ पर हैं? राजस्थान में जो है सर्वाधिक मुर्गियों का पालन कहाँ होता है? सबको पता हो दोस्तों, अजमेर में होता है सबसे ज़्यादा राजस्थान में मुर्गियों का पालन दोस्तों। ठीक है, अगला, मुर्गी पालन हेतु मुर्गी की उत्तम देसी नस्लें कौन सी हैं? मुर्गी पालन हेतु मुर्गी की उत्तम देसी नस्लें कौन सी हैं? लाल जंगली मुर्गा, असील, कड़कनाथ या उपरोक्त सभी? तो ये हैं दोस्तों उपरोक्त सभी, लाल जंगली मुर्गा भी, असील भी और कड़कनाथ भी दोस्तों, याद रखिए ऑप्शन 4। मुर्गियों की संकर नस्ल तैयार की जाती है। मुर्गियों की संकर नस्ल तैयार की जाती है दोस्तों, सबको पता हो, उत्तम देसी नस्ल का उत्तम विदेशी नस्ल से संकरण कराकर। संकरण होता है दोस्तों दो या दो से अधिक नस्लों का मिश्रण। ठीक दोस्तों, उत्तम देसी नस्ल का उत्तम विदेशी नस्ल से संकरण कराकर मुर्गियों की संकर नस्ल तैयार की जाती है दोस्तों, याद रखिए। अगला है, मुर्गी की सर्वाधिक अंडे देने वाली नस्ल कौन सी है? मुर्गी की सर्वाधिक अंडे देने वाली नस्ल है दोस्तों आपकी व्हाइट लेगहॉर्न। व्हाइट लेगहॉर्न जो है मुर्गी की सर्वाधिक अंडे देने वाली नस्ल है दोस्तों, याद रखिए। अगला है, मुर्गी घर का निर्माण किया जाता है। मुर्गी घर का निर्माण किया जाता है आपका पिंजरा प्रणाली में और डीप लिटर प्रणाली में। दोनों ही प्रणाली में जो है मुर्गी घर का निर्माण किया जाता है। तो उपरोक्त 1 व 2 दोनों से इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला, मुर्गी घर होना चाहिए। मुर्गी घर होना चाहिए दोस्तों आबादी से दूर, खुले स्थान पर, बिल्कुल ठीक, आबादी से दूर होना चाहिए, ऊंचे ढलान वाला होना चाहिए, हवा एवं धूप की पर्याप्त व्यवस्था वाला होना चाहिए दोस्तों। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला, मधुमक्खियां पालने का क्रम कहलाता है। तो मधुमक्खियां पालते हैं उसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं दोस्तों एपीकल्चर। बार बार पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों, मधुमक्खी का पालन कहलाता है एपीकल्चर, ऑप्शन दूसरा दोस्तों। अगला, मधुमक्खी के समाज में पाए जाने वाला वर्ग है। मधुमक्खी के समाज में पाया जाने वाला वर्ग है दोस्तों, राजा रानी भी होती है मधुमक्खियों में, सैनिक होते हैं और श्रमिक होते हैं। उपरोक्त सभी दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, मधुमक्खियों में शहद एवं छत्ते का निर्माण कार्य कौन करता है? मधुमक्खियों में शहद एवं छत्ते का निर्माण कार्य कौन करता है? क्या वो राजा होता है, सैनिक मधुमक्खियां होती हैं, रानी या श्रमिक मधुमक्खियां? तो ये होता है आपका श्रमिक मधुमक्खियां जो होती हैं वो मधुमक्खियों में शहद एवं छत्ते का निर्माण कार्य करती हैं। ठीक है दोस्तों, मोम के निर्माण हेतु मधुमक्खी के शरीर के किस भाग में मोम स्रावी ग्रंथियां होती हैं? मोम के निर्माण में मधुमक्खी के शरीर के किस भाग में मोम स्रावी ग्रंथियां होती हैं? ये होती हैं दोस्तों आपकी उदर भाग में। मधुमक्खियों के उदर भाग में जो है ये ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। अगला, मधुमक्खी पालन में प्रयुक्त मधुमक्खी की प्रमुख नस्लें कौन सी हैं? मधुमक्खी पालन में प्रयुक्त मधुमक्खी की प्रमुख नस्लें कौन सी हैं? तो ये है आपकी एपिस मेलिफेरा, एपिस डोरसेटा और एपिस इंडिका। तीनों ही दोस्तों ये मधुमक्खी पालन में प्रयुक्त मधुमक्खियां होती हैं। तो उपरोक्त सभी दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वही क्वेश्चन करवा रहे हैं दोस्तों बार बार जो क्वेश्चन में एग्जाम में आपके आते हैं। तो एक भी क्वेश्चन मिस ना कीजिएगा,
कोई सा भी क्वेश्चन उठा के वो पूछ सकता है दोस्तों, याद रखिए। अगला, मधुमक्खी पालन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ किस्म है। मधुमक्खी पालन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ किस्म कौन सी है? तो सबको पता हो कि ये होती है एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा जो मधुमक्खी पालन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ किस्म होती है दोस्तों, ठीक है। अगला देखिए, मधुमक्खियों से प्राप्त उत्पाद है। मधुमक्खियों से प्राप्त उत्पाद कौन सा है? तो ये आपका एक एवं दो दोनों, यानी शहद, यानी शहद दोस्तों, ये शहर नहीं है, और मोम, ठीक है। मधुमक्खियों से प्राप्त उत्पाद है शहद और मोम दोस्तों, याद रखिए, ठीक है। अगला, खारे जल में मछली की वृद्धि एवं उत्पाद होता है। खारे जल में मछली की वृद्धि एवं उत्पाद होता है, ये होता है आपका कम। खारे जल में मछलियां जो हैं कम वृद्धि का उत्पाद करती हैं, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन पहला। अगला देखिए, मांस के लिए किस नस्ल की मुर्गियों का पालन किया जाता है? तो मांस होता है दोस्तों, मुर्गियों का पालन मांस के लिए किया जाता है, अंडों के लिए किया जाता है। तो मांस के लिए किस नस्ल की मुर्गियों का पालन किया जाता है? ये किया जाता है असील का भी किया जाता है, कर्निश का भी और ब्रह्मा का भी। तीनों ही जो है, तीनों किस्मों का उपयोग किया जाता है मांस के लिए दोस्तों, याद रखिए, ठीक है। अगला, सफेद मांस किसके मांस को कहते हैं? सफेद मांस किसके मांस को कहते हैं? तो सफेद मांस होता है दोस्तों, होता है मुर्गी के मांस को। मुर्गी का मांस जो है आपका सफेद होता है दोस्तों, याद रखिए, ऑप्शन तीसरा। अगला, भैंस की उत्तम नस्ल कौन सी है? भैंस की उत्तम नस्ल आपको बतानी है दोस्तों। तो सबको पता होगा, मुर्रा जो है भैंस की उत्तम नस्ल होती है दोस्तों, दुग्ध उत्पादन के हिसाब से भी और संरक्षण के हिसाब से, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन तीसरा। अगला, एंथ्रेक्स वैक्सीन का उपयोग किस रोग, पशु रोग के उपचार में करते हैं? एंथ्रेक्स वैक्सीन जो होती है उसका उपयोग किस पशु रोग के उपचार में करते हैं? तो ये करते हैं गिल्टी रोग में। जो गिल्टी रोग होता है उसमें एंथ्रेक्स वैक्सीन का उपयोग किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है, एबरडीन गाय एवं बर्मा बैल के क्रॉस से उत्पन्न नस्ल है। यानी एबरडीन गाय और बर्मा बैल का जब संकरण कराया गया तो उससे उत्पन्न नस्ल कौन सी है? क्या वो बैगरूस, खच्चर है, रेड डेन है या जाफराबादी? तो ये है दोस्तों ब्रैगूस, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन पहला। अगला देखिए, राजस्थान के किन जिलों में वालरा कृषि की अधिकता है? वालरा जो कृषि होती है वो राजस्थान के किन जिलों में होती है? तो ये होती है आपकी उदयपुर में, डूंगरपुर में और बांसवाड़ा में। तीनों ही जगह पर दोस्तों राजस्थान में वालरा कृषि की दिखता है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, ठीक है। अगर राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क कृषि तीव्रता वाले जिले कौन से हैं? राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क कृषि तीव्रता वाले जिले हैं आपके जैसलमेर व बाड़मेर। तो ये दोस्तों आपके दो जिले हैं जहां पर सर्वाधिक शुष्क कृषि होती है, ऑप्शन पहला। अगला, सेरीकल्चर का संबंध निम्नांकित में से किससे है? सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो ये आपका दोस्तों रेशम कीट पालन से। सेरीकल्चर का संबंध रेशम कीट पालन से दोस्तों, ऑप्शन फोर्थ। अगला, जहरबाद या लंगड़ी रोग किससे फैलता है? जब ब्लैक क्वार्टर डिजीज जिसे कहा जाता है वो किससे फैलता है? ये फैलता है आपका क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई जीवाणु से। क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई जीवाणु से आपका जहरबाद या लंगड़ी रोग पशुओं में होता है दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन दूसरा।
अगला एंटी ब्लैक क्वार्टर टीका लगाया जाता है। एंटी ब्लैक क्वार्टर टीका लगाया जाता है। कब लगाया जाता है? ये लगाया जाता है 6 माह से 3 साल तक की उम्र के पशुओं में। जब पशु जो है 6 माह से 3 साल तक की उम्र में हो जाते हैं तो उनमें एंटी ब्लैक क्वार्टर का टीका लगाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन 4। अगला पाद स्नान किस रोग में कराया जाता है? जो फुट बाथ है वो किस रोग में कराया जाता है पशुओं में? ये किया जाता है खुरपका मुंहपका रोग में। ठीक है, खुरपका मुंहपका रोग में जो है पाद स्नान या जिसे फुट बाथ कहते हैं वो करवाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन पहला। अगला दूध दुहने की विधियां कौन सी हैं? दूध दुहने की विधियां कौन सी हैं? तो मशीन द्वारा भी दूध निकाला जाता है दोस्तों। पूर्ण हस्त दोहन यानी हाथों से भी निकाला जाता है और अंगूठा दबाकर दूध निकालना भी किया जाता है। तो ऑप्शन 4 तो उपरोक्त सभी द्वारा जो है दूध दुहने की ये सभी विधियां हैं दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन 4। अगला है मुर्गियों के बाड़े के चारों ओर घेरा बनाने के लिए सबसे उपयुक्त जाली रहती है। मुर्गियों के बाड़े के चारों ओर घेरा बनाने के लिए सबसे उपयुक्त जाली कौन सी रहती है? ये रहती है आपकी तार की। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन दूसरा। अगला दड़बे में एक मुर्गी के लिए कम से कम कितने वर्ग मीटर जगह चाहिए? दड़बे में एक मुर्गी के लिए कम से कम कितने वर्ग मीटर जगह चाहिए? ये चाहिए दोस्तों 2.25 वर्ग मीटर तक जो है दड़बे में एक मुर्गी के लिए कम से कम जगह चाहिए दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन पहला। अगला मुर्गियों के लिए प्राय कितनी लंबाई चौड़ाई के बाड़े बनाने चाहिए? मुर्गियों के लिए प्राय कितनी लंबाई चौड़ाई के बाड़े बनाने चाहिए? ये बनाने चाहिए दोस्तों, लंबाई होनी चाहिए 12 और चौड़ाई होनी चाहिए 6। इसके क्षेत्रफल के अनुसार जो है मुर्गियों के लिए बाड़े बनाने चाहिए दोस्तों 12 गुना 6 वर्ग मीटर। ठीक है, अगला मुर्गियों के F1 RDD टीका किस बीमारी में लगाया जाता है? मुर्गियों के F1 RDD टीका किस बीमारी में लगाया जाता है? ये होता है रानीखेत। ठीक है दोस्तों, रानीखेत जो बीमारी होती है उसमें मुर्गियों के F1 RDD टीका लगाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन 4। अगला मुर्गियों में होने वाले रोग कौन से हैं? मुर्गियों में जो रोग होते हैं दोस्तों ये होते हैं पुलोरम भी होता है, मैरेक्स भी होता है और रानीखेत भी होता है। तो ऑप्शन 4 दोस्तों इसका आंसर जाएगा। उपरोक्त सभी जो रोग होते हैं वो मुर्गियों में होते हैं। ठीक है, और अंतिम देखिए दोस्तों इस टॉपिक का अंतिम है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि 2019 की 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में 2012 की तुलना में कुल पशुधन में हुई वृद्धि या कमी कितनी है? कि जो 2019 की 20वीं पशु गणना हुई उसके अनुसार राजस्थान में 2012 की तुलना में बताना दोस्तों कुल पशुधन में हुई वृद्धि या कमी कितनी है? तो ये दोस्तों कमी हुई है, कितनी हुई है? ये हुई है 1.61%। 1.61% की कमी हुई है दोस्तों। ठीक है, व्याख्या देखिए कि राजस्थान की आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2018-19 में राज्य में पशुधन 567.76 लाख हैं तथा 2012 की तुलना में कुल पशुधन में 1.66% की कमी हुई। पशुगणना रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 568.01 लाख पशु हैं तथा 1.61% की कमी हुई दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन तीसरा इसका आंसर हो जाएगा 1.61% की कमी हुई। तो लीजिए दोस्तों आपकी वीडियो होती है कंप्लीट यहाँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताइए और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।